एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल और प्यारा सा टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और इस टॉपिक को जब हम लोग कवर करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि जो इसके बेसिक्स हैं उनको भी कवर करते चलें, क्योंकि क्या होता है अगर मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेशन अचानक से बताना शुरू करूंगा तो मेरे हिसाब से उतना सही नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आरएनए होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, इनका क्या फंक्शन होता है, मतलब ट्रांसलेशन में क्या फंक्शन होता है। राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट क्या करता है, स्मॉलर सब यूनिट क्या करता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, कैसे डीएनए पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, क्यों डीएनए जो है रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, डीएनए ने रेप्लिकेशन कर लिया तो फिर ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है, अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ट्रांसलेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें यहां पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से पूरा का पूरा देखोगे आपको ट्रांसलेशन 110% समझ में आएगा। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि अगर आपको ट्रांसलेशन समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को और कमेंट भी जरूर करोगे, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो ट्रांसलेशन है वो है प्रोटीन की सिंथेसिस, और जो ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन इसमें मैं बीच बीच में यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की जो भी चीजें आपसे एक्सप्लेन करूंगा वो वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा कि ये मैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहा हूं और यहां पे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में बात हो रही है। देखिए, आपको पता है आपको सेंट्रल डोग्मा पता होगा। सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, जिसमें आपको पता होगा डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। और आज हम ट्रांसलेशन पढ़ने चल रहे हैं। आपको यह भी पता होगा कि डीएनए से डीएनए क्यों बनता है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। अब आप खुद बताओ कि अगर एक नया सेल बनना है तो नए सेल में क्या क्या होना चाहिए भाई। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो नया सेल बन रहा हो, देखिए पुराने सेल के पास क्या क्या होता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि उसका क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे ही, क्रोमोसोम तो आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, राइट। तो अगर नया सेल बनना है तो उसको भी क्या चाहिए होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस। इट मींस डीएनए भी चाहिए होगा। और मैंने आपको बताया डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो जो पुरानी सेल है वो क्या चाहेगी, वो यही चाहेगी कि जो नया सेल बन रहा है उसके पास भी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है, एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन नए सेल के पास हो। इट मींस वो अपनी एक रेप्लिका बनाएगी, अपनी एक कॉपी बनाएगी। और इसी डीएनए की कॉपी या रेप्लिका बनाने के प्रोसेस को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। यूकैरियोट्स में ये एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है और प्रोकैरियोट्स में प्रायर टू द फिजन होता है। ये बात हमें पता है। तो अभी तक डीएनए से डीएनए बनने को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप आता है डीएनए से आरएनए बनना। देखिए, डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन, और ये मैंने बताया कि जब सेल डिवाइड होना होगा तब होगा। लेकिन आप एक बात बताओ, डीएनए से आरएनए क्यों बनता होगा। ठीक है, यहां पे मैं दो चीज बोलूंगा। एक तो डीएनए जितना भी होता है एक सेल के अंदर, जिसे हम मतलब एक सेल के अंदर अगर आप ह्यूमन की बात करो तो आपको पता होगा जो है 2.2 मीटर का, मतलब ह्यूमन के अंदर डीएनए होता है। ये पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, पूरे के पूरे डीएनए की कॉपी बनती है। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी डीएनए से आरएनए बनता है तो सिर्फ उसी पोर्शन का होता है जिस जीन के एक्सप्रेशन की हमें जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की जरूरत है तो मेरे डीएनए का सिर्फ वो पोर्शन ट्रांसक्राइब होगा, सिर्फ वो पोर्शन ट्रांसक्राइब होगा जिसके पास इंफॉर्मेशन है इंसुलिन जीन बनाने का। समझ में आया? मतलब पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होगा, पूरा का पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, सिर्फ उस पोर्शन का होगा जिसका हमें जरूरत है अभी एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, और उससे बनेगा आरएनए। अब आपको एक चीज और बता दूं,
ये मैंने mRNA के बीच लिए बात की है, बेसिकली मैंने यहाँ पे RNA लिखा है। और आपको पता है बहुत लोगों को डाउट होता है कि डीएनए से mRNA बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बट आपको पता होगा, अगर आपको पता अच्छी बात है, नहीं पता तो समझ लीजिए कि डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आपको पता है कि आरएनए कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। और भी टाइप होते हैं, siRNA और hnRNA, बट बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए की हम लोग बात करते हैं, tRNA, rRNA और mRNA। इसमें से कोई भी आरएनए बने तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये जो डीएनए के पास, ठीक है, डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने का जो इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए के पास होगा। बाकी आरआरएनए और टीआरएनए हेल्प करेंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, और वो अभी हम देखेंगे कि कैसे वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने इतना बताया कि डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब होके आया है एमआरएनए के पास, और डीएनए के पास कुछ ऐसा भी पोर्शन होगा जो टीआरएनए को कोड करता होगा और आरआरएनए को कोड करता होगा, उसको भी ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। लेकिन जब जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जब जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए का बनना ही जीन एक्सप्रेशन का बेसिक पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब होकर एग्जैक्ट उस फॉर्म में किसके पास आता है? एमआरएनए के पास में। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई जब डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन था तो उसने सेम अपना सीक्वेंस क्यों बनाया? मतलब सेम तो नहीं बनाता। आपको पता होगा कि जो टेम्पलेट होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसे हम लोग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है, राइट? तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये बना, इट मींस इसने जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसको दिया एमआरएनए को। क्यों हुआ? क्योंकि डीएनए क्या होता है, डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकता है। दूसरी बात आपको पता होगा कि यूकैरियोट के केस में, प्रोकैरियोट के केस में बात नहीं कर रहा, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में ही आपका डीएनए से डीएनए यानी रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनना है मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी आपका न्यूक्लियस में होता है। आप खुद बताओ, ये जो एमआरएनए बनता है ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए न्यूक्लियस से बाहर आता है। क्या आपने कभी सुना कि डीएनए बाहर आता है? डीएनए क्या न्यूक्लियस से बाहर आता है? नहीं आ सकता, राइट? तो डीएनए से एमआरएनए जब बनता है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात हो रही है, तो ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है। जब वो न्यूक्लियस से बाहर आता है तब ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। अब आपको लग रहा होगा भाई तो फिर साइटोप्लाज्म में क्यों कर रहे हो ट्रांसलेशन? आप ट्रांसक्रिप्शन जहां हो रहा है न्यूक्लियस में वही करो। नहीं हो सकता। रीजन, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम नहीं है, और मैंने आपको बताया है कि ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम की जरूरत होगी और इन सारे आरएनएस की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो यूकैरियोट के केस में ट्रांसलेशन में एमआरएनए पार्टिसिपेट जब करता है तो वो न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। तो आप ये कह सकते हो कि आरएनए इज बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन कैसे करवा रहा है भाई? डीएनए से सेम इंफॉर्मेशन किसके पास है? एमआरएनए के पास। तो एमआरएनए न्यूक्लियस से उसको बाहर लेके आया, कहां? साइटोप्लाज्म में। तब जाके उसका ट्रांसलेशन हुआ और प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, और आपका जो भी जेनेटिक कैरेक्टर रिस्पेक्टिव जिस भी जेनेटिक कैरेक्टर के लिए वो कोड कर रहा था वो आपका एक्सप्रेस हुआ, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक ट्रांसक्रिप्शन आपका हो गया है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन होने पे आपका आरएनए बना है। अब हम मान के चल रहे एमआरएनए अगर बना है तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज ट्रांसक्रिप्शन। अब आपका एमआरएनए बना है तो एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनेगा, जो कि अभी हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, जब आपका ये प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो कि हम लोग पढ़ने ही चल रहे हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेकेंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। सेकेंड स्टेप आपको पता होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है भाई? डीएनए से आरएनए बनना। सेकेंड क्या है? आरएनए से प्रोटीन बनना। और आपको पता होगा कि जो प्रोटीन होता है, अगर हमारी बॉडी की बात की जाए तो आपको पता होगा कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है तो कार्बोहाइड्रेट से लेता है, फिर फैट यूटिलाइज करता है,
और अगर आप खाना एकदम से बंद कर देते हैं, स्टार्वेशन की कंडीशन में होते हैं, जब आपकी डेथ होने वाली होती है, ठीक है, तब आपका सेल प्रोटीन को यूटिलाइज करना शुरू करता है। इट मींस प्रोटीन जो है आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो आपकी बॉडी का है वो बनाता है। इट मींस बहुत मेजर रोल है। दूसरी बात, जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है? प्रोटीन के। आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन होते हैं ना। आप आरएनए जो राइबोजाइम होता है बहुत ही कम है, रेयर है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स या फिर बायोकैटलिस्ट क्या है? प्रोटीन है। और आपको पता होगा प्रोटीन क्या करता है भाई, अगर ये एंजाइम है तो ये किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। और आप बताओ कि अगर मेरे अंदर इंसुलिन बनना होगा तो इंसुलिन का कुछ सबस्ट्रेट होगा, रॉ मटेरियल, और वही जब कोई एंजाइम जो कि प्रोटीन जो इस प्रोसेस से आके बना होगा वो एंजाइम इस पे एक्ट करेगा तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा, और जिसकी वजह से मेरे अंदर वो एक्सप्रेशन आएगा किसका? कैरेक्टर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तब जाके मेरे अंदर क्या बना? इंसुलिन। तो ये प्रोसेस हर एक सेल को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एक जीन का एक्सप्रेशन होता है। और इसी तरीके से हमारी बॉडी में जितना भी बायो प्रोसेस होता है, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, सारे के सारे प्रोसेसेस इसी तरीके से रन करते हैं। आपको पता होगा डीएनए पॉलीमरेज क्या है? प्रोटीन है, एंजाइम है, राइट, बट वो एक प्रोटीन है। अगर डीएनए पॉलीमरेज ना हो तो क्या डीएनए से डीएनए बनेगा? रेप्लिकेशन होगा? नहीं होगा। डीएनए से आरएनए बनना कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज, वो भी एक प्रोटीन है, ठीक। इसके बाद आपका जितने भी प्रोटीन, अभी जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी फैक्टर्स की मैं बात करूंगा, इनिशिएशन फैक्टर, एलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर में जो आपके रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे जीवन है, लाइफ है, ठीक है, रुबिस्को की वजह से ही तो फोटोसिंथेसिस होता है। और अगर प्लांट अपना फूड ना बनाए तो क्या हमें फूड मिलेगा? तो वो भी एक प्रोटीन है। तो बेसिकली प्रोटीन के अराउंड ही तो सारी चीजें हो रही है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसलेशन, या फिर आप कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, या फिर आप कह सकते हो जीन एक्सप्रेशन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक चीज और लिख रखा है, डीएनए इज बेस्ट फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्यों लिख रखा है? कई बार ये चीज पूछा जाता है कि डीएनए किस लिए बेस्ट है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए। आरएनए क्यों बेस्ट है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जो कि मैंने आपको बताया था कि देखिए डीएनए आपका न्यूक्लियस से बाहर यूकैरियोटिक सेल के केस में नहीं आता, डीएनए से आरएनए बनता है और वो आरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, तब ट्रांसलेशन होता है। तो मैं कह सकता हूं भाई आरएनए इज बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है। मैंने कहा डीएनए इज बेस्ट फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि डीएनए स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? जब मैंने मैंने कवर भी किया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और मैंने वहां पे बताया था कि जो डीएनए के केस में पेंटोज शुगर होता है उसके सेकंड प्राइम पे OH ग्रुप ना होके सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। OH ग्रुप अगर सेकंड प्राइम पे होता तो वो एक रिएक्टिव ग्रुप है, जो कि आरएनए के केस में होता है। वो एक रिएक्टिव ग्रुप है। रिएक्टिव ग्रुप क्या करेगा? किसी और के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, अपना स्ट्रक्चर खो देगा। तो क्या हम चाहेंगे अगर कोई चीज हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं, आप कॉपी, आप नोट्स बनाते हो, तो आप नोट्स कैसे बनाते हो? एक अच्छी नोटबुक में, राइट, जिससे वो लंबे टाइम तक आपकी नोट्स स्टोर रहे ना। तो उसी तरीके से जो आपका डीएनए है स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो वो भी स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल है तो वो इस तरीके से है कि उसके पेंटोज शुगर पे सेकंड प्राइम पे OH नहीं होता, तो इट मींस एक रिएक्टिव ग्रुप नहीं है। थर्ड प्राइम पे OH है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा किसी नए न्यूक्लियोटाइड के साथ। फिफ्थ प्राइम पे OH है, वो किसके साथ? फॉस्फेट के साथ बॉन्ड को फॉर्मेशन कर लेगा। फर्स्ट प्राइम पे OH है, वो नाइट्रोजन बेस के साथ फॉर्मेशन कर लेगा। तो अगर आप ध्यान दो डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में, तो वहां पे 3 जगह पे OH है और वो तीनों जगह बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि आप कह सकते हो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन में ही कर रहा है। तो इसलिए वो एक स्टेबल यूनिट है। साथ में आपको पता होगा आरएनए के केस में यूरेसिल होता है और डीएनए के केस में थाइमिन होता है। आपको 4 बेसिस पता होंगे, नाइट्रोजन बेसिस। डीएनए के केस में क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। जबकि आरएनए के केस में होता है थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी गुआनिन, एडेनिन, ठीक है, थाइमिन की जगह यूरेसिल, उसके बाद गुआनिन और साइटोसिन, ठीक। तो ये जो आपका यूरेसिल है, इसके पास भी वो भी एक रिएक्टिव ग्रुप है। तो इस रिएक्टिव ग्रुप की वजह से भी दिक्कत होती है, वो भी कहीं ना कहीं भाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा।
तो इसीलिए डीएनए इज बेस्ट फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होता है ज्यादा आरएनए से। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए और फिर हम अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बना और उसका फंक्शन क्या था, किसे बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करने वाले हैं और उससे पहले मैं आपको सारे जितने टाइप्स के आरएनए होते हैं, राइबोसोम का क्या फंक्शन है ट्रांसलेशन में, ये बता के और ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपको मैंने बोला था कि डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डीएनए ने किसको दे दिया है, एमआरएनए को। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो एमआरएनए को मैंने जो है एमआरएनए बना रखा है और उसपे 3-3 के फॉर्म में सीक्वेंसेस को शो कर रखा है। क्यों 3-3 के फॉर्म में कर रखा है? ऐसा नहीं होता कि ये 3-3 के फॉर्म में होते हैं। बेसिकली हमें पता चला जब जेनेटिक कोड की डिस्कवरी हुई, ठीक है, जॉर्ज गैमो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट जैसे कि खुराना और नायरेनबर्ग, बहुत साइंटिस्ट मिलके बेसिकली उन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक कोड हमारा होता है ट्रिपलेट इन नेचर होता है और इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल जीन्स भी सिंथेसाइज किए थे, ठीक है। तो जेनेटिक कोड जो होता है हमारा, वो ट्रिपलेट इन नेचर होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, यू है, जी है, सी है, सी है, सी है, जी है, जी है, जी है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो एक अब देखो प्रोटीन किसका मिलके बना होता है, अमीनो एसिड्स का। तो आपको पता है कि अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो बेसिकली हमें अरेंज क्या करना है, आपको पता होगा। देखो, कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग बनाते हैं, कोई भी स्टार्च बनाते हैं, तो जो कि पॉलीमर है, तो हम क्या करते हैं, मोनोमर को इकट्ठा करते हैं और उसकी एक चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसे पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड का जब हम डीएनए बनाते थे, आरएनए बनाते थे, तो हम क्या बोलते थे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक चेन, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपकी आरएनए की भी हो सकती थी और डीएनए की भी हो सकती थी। सेम इसी तरीके से अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो क्या करना चाहिए, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी चाहिए। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, अमीनो एसिड्स के बीच में। तो अगर अमीनो एसिड्स को आप अरेंज करोगे तो एक प्रोटीन बनेगा। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर प्रोटीन बनाना है तो क्या मुझे अमीनो एसिड्स को अरेंज करना है? बिल्कुल करना है। और अगर मुझे अमीनो एसिड को अरेंज करना है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है उसका, एमआरएनए के पास है, क्योंकि डीएनए ने वो इंफॉर्मेशन किसको दिया है, एमआरएनए को दिया है। अब एमआरएनए के पास है कि भाई देखिए, ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन जब भी स्टार्ट होना होता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। क्या आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी होता था? बिल्कुल भी नहीं होता था। आपको याद होगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता था, वो 80 रिच एरिया होता था, वहां से हेलिकेज आके जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन करता था। क्या ट्रांसक्रिप्शन कहीं से स्टार्ट होता था? बिल्कुल भी नहीं। प्रमोटर रीजन पे आपको पता होगा, प्रोकैरियोट्स के केस में प्रिब्नो बॉक्स था, यूकैरियोट्स के केस में आपका टाटा बॉक्स, जिसे आपको हॉगनेस बॉक्स भी बोलते थे आप उसे, ठीक है। तो सेम ट्रांसलेशन भी आपका कहीं से नहीं हो सकता। अब इस एमआरएनए पे देखा जाएगा एक स्टार्ट कोडॉन होता है, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपके नाइट्रोजन बेसेस ही तो हैं। एयूजी क्या है, ए क्या है एडेनिन, यू क्या है यूरेसिल, जी गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। सो बेसिकली ये सब नाइट्रोजन बेसेस हैं। बट एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 नाइट्रोजन बेस चाहिए होंगे, जिसे हम कोडॉन बोलते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि कोडॉन्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि ट्रांसलेशन वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे आपका स्टार्ट कोडॉन होगा, एमआरएनए पे। अब हमें देखना होगा स्टार्ट कोडॉन है कहां। बेसिकली हम क्यों देखेंगे, इनिशिएशन फैक्टर देखेगा कि भाई इनिशिएशन कहां करना है हमें ट्रांसलेशन का, जो कि हम आगे कवर करेंगे। बट आप इतना समझो कि जहां पे उसे AUG दिखेगा वही उसका स्टार्ट कोडॉन होगा, ठीक है। जो कि प्रोकैरियोट्स के केस में पहला अमीनो एसिड लेके आएगा एन फॉर्माइल मिथ्योनिन और यूकैरियोट के केस में मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन क्या है, अमीनो एसिड। और हमें पता है कि हमारे साइटोप्लाज्म में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इन्हीं 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को आप डिफरेंट टाइप से अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनाते हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हो। कैसे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करते हो, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अगर अब देखिए AUG के बाद अगर यहाँ CCC ना होता, GGG होता, तो कोई अलग अमीनो एसिड आता। तो इसी तरीके से ये एक mRNA की लंबी सी चेन होगी। जिस तरीके से कोडॉन यहाँ पे होगा
उस तरीके के अमीनो एसिड आएंगे और उस तरीके का उस डिफरेंट जो है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन बनेगा और उसका फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएगा। अब ये जो कोडॉन है AUG जैसे उसे मिलेगा, तो अब आप एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे है AUG, CCC, GGG, बताओ बुक्स में सारी चीजें लिखी होती है, बट जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक क्या हम उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से mRNA के पास सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA ने कॉपी कर दिया, दे दिया उसे, बट उसको कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, तभी तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, अमीनो एसिड्स को एक्यूमुलेट करके, एक अरेंज करके। वो पढ़ने का काम करता है आपका tRNA। और tRNA में भी मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो एंटी कोडॉन लूप जो है आपका, देखिए इसको मैंने कोडॉन बोला, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस tRNA पे होता है, सिर्फ एक कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास होता है, tRNA के पास होता है। तो आप एक बात बताओ, अगर इस tRNA के पास स्टार्ट कोडॉन का एंटी कोडॉन है, जो कि क्या हो सकता है, UAC, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, AUG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, UAC। अगर इसके पास UAC है तो ये tRNA किसको रिकॉग्नाइज करेगा, सिर्फ इस कोडॉन को। क्या इसको रिकॉग्नाइज करेगा, CCC को? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एंटी कोडॉन लूप, तो जो एंटी कोडॉन लूप में जो सीक्वेंस है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, स्टार्ट कोडॉन का। तो क्या यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि हर एक mRNA पे, हर एक कोडॉन के लिए डिफरेंट टाइप का tRNA होगा हमारे साइटोप्लाज्म में। अब आप बताओ कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में? मैंने पहले मेंशन किया 20 डिफरेंट टाइप्स, आजकल 22 भी बोला जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 टाइप्स के हमारी NCERT बोलती है, अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो 22 भी बोला जाता है, बट आप 20 पे ही फोकस करना। तो 20 डिफरेंट टाइप्स के आपके अमीनो एसिड्स हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपका स्टार्ट कोडॉन वाला था, तो कोई ऐसा भी साइटोप्लाज्म में tRNA होगा जिसके पास CCC का एंटी कोडॉन क्या होगा, GGG वाला tRNA होगा, जिसके पास एंटी कोडॉन होगा। GGG का भी कोई जो है आपका tRNA होगा जिसके पास उसका एंटी कोडॉन होगा, GGG का CCC होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि mRNA पे कोडॉन्स होते हैं जो कि बताते कि भाई हमको ये अमीनो एसिड इस सीक्वेंस में आप लाके अरेंज करवाओ। tRNA कहता है ठीक है, अच्छा मेरे पास तो AUG का एंटी कोडॉन है तो मैं पहले चला जाता हूं, अच्छा दूसरे नंबर पे किसको जाना है, तो वो बताता है भाई CCC कोडॉन है, तो CCC कोडॉन का एंटी कोडॉन किस tRNA के पास है, तो पता चलता है GGG वाला एंटी कोडॉन जिसके पास tRNA है वो जाता है अपना अमीनो एसिड लेके। GGG फिर अगला कोडॉन है, तो फिर ढूंढा जाता है कौन से के पास इसका एंटी कोडॉन है, तो पता चलता है भाई GGG मतलब CCC वाला एंटी कोडॉन tRNA वाला, तो उसको लाया जाता है, वो अपना अमीनो एसिड, क्योंकि आपको दिख रहा होगा पे मैंने एक्सेप्टर आर्म भी लिख रखा है। एक्सेप्टर आर्म का काम ही होता है अमीनो एसिड को अपने ऊपर रखना और यहां पे लाके इसको दे देना। अभी हम देखेंगे भी स्टेप वाइज, ठीक है। तो अब आपको इतना पता चला कि mRNA पे जो कोडॉन है उसका एंटी कोडॉन होता है किसके पास, tRNA के पास, और रिकॉग्नाइज करने का काम होता है उस कोडॉन को tRNA का। तो क्या हम इसे एंटी कोडॉन लूप और रिकॉग्निशन लूप बोल सकते हैं? तो आप इस चीज को नोट भी कर सकते हो कि एंटी कोडॉन जो लूप होता है उसे रिकॉग्निशन लूप भी बोलते हैं, क्योंकि वो mRNA को देखता है, रीड करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उस हिसाब से अमीनो एसिड लाके देता है। अब एक चीज मुझे और बतानी थी, यहां पे मैंने बना रखा है टी साई सी लूप। टी साई सी लूप का काम क्या होता है, देखिए जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, मैं यहां पे डायरेक्ट जंप कर रहा हूं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ढंग से, बट मैं यहां पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बताने के लिए यहां पे जंप कर रहा हूं। टी साई सी लूप जो होता है वो लार्जर सब यूनिट से जुड़ने में काम करता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जुड़ने में काम करता है। देखो आपको पता होगा राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। तो प्रोटीन सिंथेसिस की अगर फैक्ट्री है तो आप मुझे बताओ कि ये राइबोसोम में ही सारी चीजें अब होनी है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, mRNA भाई के पास सारा इंफॉर्मेशन है, तो mRNA को भी चाहिए होगा कि भाई राइबोसोम के पास जाएं तभी हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो क्या होगा, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो जोड़ेगा किसको, mRNA को, और जो लार्जर सब यूनिट है वो जोड़ेगा tRNA को। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? स्मॉलर सब यूनिट को mRNA से जुड़ेगा, mRNA किससे जुड़ेगा, स्मॉलर सब यूनिट से, लार्जर सब यूनिट से tRNA जुड़ेगा। अब देखिए इंफॉर्मेशन किसके पास, mRNA के पास, अच्छी बात।
उसको रीड करना, रिकॉग्नाइज कौन करेगा? टीआरएनए, लार्जर सब यूनिट के पास। आरआरएनए का भी कुछ काम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम वहां तक गए नहीं है। तो अभी तो मैं आपको इतना बता रहा हूं कि टी साइसी लूप का काम होता है लार्जर सब यूनिट से जुड़ने का। और अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं तो ये जो 5s आरआरएनए है लार्जर सब यूनिट का, इससे जुड़ता है टी साइसी लूप ऑफ टीआरएनए। ठीक है, 5s आरआरएनए और टी साइसी लूप ऑफ टीआरएनए। ठीक है, लार्जर सब यूनिट का 5s आरआरएनए, इसका टीआरएनए का टी साइसी लूप, ये दोनों आपस में हेल्प करते हैं अटैचमेंट के लिए। ठीक, अब डीएचयू लूप का क्या काम होता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है। आप एक बार बताओ, प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, साइटोप्लाज्म में सारे के सारे अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं, अब वो इनएक्टिव फेज में है, तो उनको एक्टिव करना पड़ेगा कि भाई देखो ऐसा है, प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली है। तो अब डीएचयू लूप क्या करता है? वो एक अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है, उसे रिकॉग्नाइज करता है कि देखो ऐसा है, मेरे पास तो एंटी कोडॉन है यूएसी जिसका कोडॉन है एयूजी, तो मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूं और इसको चाहिए अमीनो एसिड मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन को एक्टिवेट जब किया गया होगा तो वो सिर्फ मिथ्योनिन वाले ही अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को पहचानेगा, मिथ्योनिन को अपने एक्सेप्टर आर्म पे लोड करेगा और फिर हम इसे चार्ज्ड टीआरएनए बोलेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि डीएचयू लूप अपने रिस्पेक्टिव, जो जिसके लिए वो स्पेसिफिक है, उस अमीनो एसिड को अपने एक्सेप्टर आर्म पे लोड करता है और उसमें हेल्प करता है इसका डीएचयू लूप। एक्सेप्टर आर्म रिकॉग्निशन लूप, टी साइसी लूप लार्जर सब यूनिट के 5s आरआरएनए की हेल्प से जुड़ता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में 80s टाइप का भी होता है और 70s टाइप का भी होता है। बट जो प्रोटीन सिंथेसिस मेनली हमारी यूकैरियोटिक सेल में होती है, वो 80s राइबोसोम वहां पे पार्टिसिपेट करता है। बट अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि यूकैरियोट्स में किस टाइप का आरएनए होता है, सॉरी राइबोसोम होता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि 80s, सिर्फ 80s नहीं होता। आपको पता होगा अगर वो प्लांट्स हैं तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जिन्हें प्लास्टिड बोल सकते हो आप, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड होता है उसके पास भी राइबोसोम होता है, जो कि 70s टाइप का होता है। हमारे अंदर और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, या फिर आप यूकैरियोटिक सेल के केस में बात करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का राइबोसोम होता है, जो कि 70s टाइप का होता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि यूकैरियोटिक सेल के पास सिर्फ 80s टाइप का राइबोसोम होता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस में 80s राइबोसोम ही पार्टिसिपेट करता है मेनली, मोस्टली इन यूकैरियोट्स। बट हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पे मैंने 70s आरएनए के 70s राइबोसोम के बारे में बताया। अब मैं आपको बता दूं, ये जो राइबोसोम होता है ये एक साथ कभी नहीं होता है, ये फ्रीली दोनों के दोनों, स्मॉलर सब यूनिट ये है, ये लार्जर सब यूनिट है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। ये दोनों सब यूनिट लार्जर और स्मॉलर एक साथ नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करनी होती है। जब उन्हें प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो ही वो एक साथ आते हैं। तो जब वो अकेले होते हैं तो लार्जर सब यूनिट 50s होता है। 50s का मतलब है, S यहां पे रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली ये बताया था कि डेंसिटी ग्रेडियंट में इसका सेडिमेंटेशन कैसे होता है, उसके बेसिस पे इनको रेंज में किया था कि भाई उनका डेंसिटी ग्रेडियंट में ये कहां पे जाके जो है सेडिमेंट होता था। तो ये 50s रीजन पे होता था, स्मॉलर 30s पे होता था, और जब ये दोनों एक साथ होते थे तो 70s रीजन पे डेंसिटी ग्रेडियंट में जाके सेडिमेंट होते थे। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली ये डेंसिटी बताता है राइबोसोम की। तो आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन मत करना कि 50 + 30 इट मींस 80। ठीक, आपको पता होगा कि यूकैरियोट्स में यहां पे 60s होता है और यहां पे 40s होता है, तो वैसे अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो वो 100s हो जाएगा, बट वहां पे 80s होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि यहाँ पे 50s लार्जर सब यूनिट है, 30s स्मॉलर सब यूनिट है, और दोनों साथ में 70s राइबोसोम होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब आपको पता होगा राइबोसोम किसका बना होता है, आरआरएनए का और प्रोटीन का। आप मुझे बताओ
जो rRNA है वो कौन कौन से है, 5s rRNA, और इसका मैंने फंक्शन पहले ही बता दिया कि जो tRNA का T साइड सी लूप होता है उससे अटैचमेंट किससे करेगा, लार्जर सब यूनिट से। तो लार्जर सब यूनिट से अटैचमेंट कराने का tRNA को T साइड सी लूप ऑफ tRNA एंड 5s rRNA ऑफ राइबोसोम हेल्प करता है। ये बात आपको क्लियर हो गई थी। 30s rRNA का काम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इट मींस जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कराता है, 20s rRNA, और उसको अभी हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन कराता है जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का। अब बात आती है आपकी 16s rRNA की। 16s rRNA, देखिए मैंने आपको बोला था कि जो mRNA है वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जाके जुड़ता है। तो अब मैं कह रहा हूं कि स्मॉलर सब यूनिट के 16s rRNA और mRNA दोनों आपस में पेयर करते हैं कि एक सीक्वेंस होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स के केस में शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, और यहाँ पे इसके पास 16s rRNA के पास होता है एंटी शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, जो कि अभी हम मैकेनिज्म में डिस्कस भी करेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझो mRNA से कौन जुड़ता, mRNA कहां जुड़ता है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से कौन जुड़ता है, mRNA, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलर सब यूनिट का जो 16s rRNA है ये हेल्प करता है mRNA को जोड़ने में, कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक। तो ये सारी जो मैकेनिज्म, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होती कि कोडॉन हमारा ट्रिपलेट में होता है, कैसे उसका जो जितने भी कोडॉन है हर एक कोडॉन के लिए डिफरेंट डिफरेंट tRNA है, किसके बेसिस पे, उसके एंटी कोडॉन के बेसिस पे, और वो जो एंटी कोडॉन जिसका भी है, मान लिया AUG का है तो AUG किसको कोड करता है, मिथ्योनिन, तो ये हमेशा अपने ऊपर मिथ्योनिन ही लोड करेगा अमीनो एसिड, और कहां लोड करेगा, एक्सेप्टर आर्म पे, और इसको हेल्प कौन करेगा कि भाई मिथ्योनिन कहां पे है साइटोप्लाज्म में, तो DHU लूप हेल्प करेगा। और T साइड सी लूप का काम है कि लार्जर सब यूनिट से जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा हो तो आके जुड़ता रहे, किससे, विद द हेल्प ऑफ लार्जर सब यूनिट के 5s rRNA से, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई, और अगर ये आपको बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग शुरू करें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। ये जो मैकेनिज्म है ट्रांसलेशन का, इसको बेसिकली हम लोग 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप होगा आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा चार्जिंग ऑफ tRNA या फिर जिसे लोडिंग ऑफ tRNA बोलते हैं, और तीसरा सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स में बना रखे, इनको देख के पहली बार घबराइएगा नहीं, ठीक है। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप खुद बताओ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो जितने भी साइटोप्लाज्म में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वही तो मैंने लिखा है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। कैसे होगा अभी हम देख लेंगे। अब आप एक बार बताओ, अगर वो एक्टिवेट हो गया अमीनो एसिड, क्या उसके रिस्पेक्टिव tRNA पे उसे लोड नहीं करना होगा। भाई आप मुझे बताओ, mRNA के पास तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन है कि ऐसा भाई मेरे पास यहाँ पे AUG, तो मुझे वो वाला tRNA लेके आओ जिसके पास हो UAC, वो किसको लेके आएगा, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन आ गया। अब मेरे पास है CCC, तो वो वाला अब tRNA लेके आओ जिसके पास हो GGG, तो अब ये GGG कैसे, कौन tRNA लाएगा, जिसके पास उसका एंटीकोडॉन हो। GGG का एंटीकोडॉन क्या है, CCC, और वो उसी अमीनो एसिड को लेके आएगा जो GGG कोडॉन कोड करता होगा, ठीक है। तो क्या आप समझ सकते हो कि जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं उतने डिफरेंट टाइप ऑफ आपके tRNA हैं। अब अगर डिफरेंट टाइप tRNA हैं तो भाई अमीनो एसिड एक्टिव हो चुका है तो उसको लोड तो उसी पे करोगे ना, उसको उसी के एक्सेप्टर आर्म पे दोगे जिसका उसके पास एंटी कोडॉन है, जिसको वो आगे जाके कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो फॉर एग्जांपल AUG का tRNA कौन होगा, UAC वाला, उसको मिथ्योनिन उसके ऊपर लोड कर दो। CCC वाले का कोडॉन जो है उसका एंटी कोडॉन क्या है, GGG, तो उसका रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड उसके ऊपर लोड कर दो, ठीक है। तो दूसरा स्टेप यही कर रहे हैं हम लोग, जिसे चार्जिंग ऑफ tRNA बोलते हैं। अब tRNA नॉर्मल है, जब तक उसके पास अमीनो एसिड नहीं है तब तक उसे अनचार्ज्ड tRNA बोल रहे थे, अनलोड tRNA बोल रहे थे। लेकिन जब उसी tRNA के ऊपर हम लोगों ने अमीनो एसिड लगा दिया तो उसे चार्जिंग ऑफ, इस प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ tRNA बोलते हैं या फिर लोडिंग ऑफ tRNA बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, एक्टिवेशन भी हो चुका है अमीनो एसिड्स का, tRNA पे वो रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड
लोड भी हो चुका है, तो क्या अब हमें पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करनी चाहिए? कैसे भाई? एमआरएनए देखते जाओ, वो टीआरएनए आता जाए, अमीनो एसिड्स को छोड़ता जाए, वो हम देखेंगे कैसे वो कर रहा है, बट ऐसे ही तो कुछ होना चाहिए। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कैसे होता है। आप एक बात बताओ, एक्टिवेशन समझ के आपको लग नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ एटीपी तो देना पड़ेगा भाई, हमें कुछ अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना है तो एटीपी तो देना होगा। चलिए हमें समझ में आ गया। अच्छा आप एक बात बताओ, इस प्रोसेस को रन करने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, वो भी हम देखेंगे। तो देखो ये आपका साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पड़ा था, अमीनो एसिड कोई एक है, ठीक है। अब एक के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है, तो 20 डिफरेंट के साथ यही स्टेप्स ऐसे होंगे। अब ये एक अमीनो एसिड है, आप इसे मिथ्योनिन मान सकते हो क्योंकि स्टार्ट कोडॉन मिथ्योनिन को कोड करता है, हम लोग मिथ्योनिन अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं, बट अभी के लिए आप ये समझो कोई भी अमीनो एसिड ये है, अमीनो एसिड है, उसको हम लोगों ने क्या दिया? एटीपी दिया कि भाई एक्टिवेट हो जाओ। इसने कहा मुझे एंजाइम भी तो दो, हमने कहा लो तुम्हारा अच्छा वाला तुम्हारा फेवरेट एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। देखो बहुत ही प्यारा सा नाम है, अगर आप इसका नाम देख के डर रहे हो तो आप खुद ही बताओ अमीनो एसाइल। देखो अमीनो एसाइल तब बोलते हैं जब वो चीज एक्टिवेट, अमीनो एसिड जब एक्टिव हो जाता है ना तो अमीनो एसिड नहीं बोलते, उसे अमीनो एसाइल बोल देते हैं। ये बताने के लिए कि अमीनो एसिड नॉर्मल था, अमीनो एसाइल आपका एक्टिवेटेड है। तो अगर यहाँ पे अमीनो एसाइल लिखा है तो क्या इस एंजाइम का एक फंक्शन तो हमें पता चल गया कि ये अमीनो एसिड्स को एक्टिव करता होगा। दूसरा नाम है इसका टीआरएनए, टीआरएनए पे भाई अमीनो एसिड को लोड करना है ना, तो इसीलिए टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम नाम है इसका। प्यारा सा नाम है, अपने नाम से ही अपना काम बता रहा है। अमीनो एसिड था, उसको हम लोगों ने एटीपी दिया, उसने कहा मुझे मेरा एंजाइम भी चाहिए, हमने कहा लो भाई अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, हमने कहा अब एक्टिवेट हो जाओ, इसने बोला ठीक है मैं एक्टिवेट हो गया। तो अब एक्टिवेट होने के बाद मैंने उसको इस तरीके से लिखा है अमीनो एसाइल। क्या आप समझ में आ रहा है? अमीनो एसिड नहीं एक्टिवेट था, डीएक्टिवेटेड था, नॉर्मल था जैसे साइटोप्लाज्म में पड़ा था। अभी एक्टिवेट हो गया तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे मैंने बोला अमीनो एसाइल। क्या आपको समझ में आ गया कि एक्टिवेट हो गया? अब आप एक बात बताओ, एटीपी अगर ब्रेक हुआ होगा तो 2 फॉस्फेट तो इसके टूटे होंगे जिससे इसे एनर्जी मिली होगी, बट एएमपी तो बचा है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अमीनो एसाइल जो है मतलब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है उसके साथ एएमपी होगा और आपका ये एंजाइम होगा, और ये तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये समझाने के लिए कि ये तीनों चीजें अब एक साथ हैं। और ये पीपीआई जिसे पायरोफॉस्फेट या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, आपको पता है कि जब भी केमिकल आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें बोलते हो जब भी 2 बॉन्ड मतलब 2 चीज के बीच में एक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर 2 फॉस्फेट है उसके बीच में एक बॉन्ड जरूर होगा, उस बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी तो हमने लोगों ने जो है यूटिलाइज किया है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की। अगर अमीनो एसिड आपका एक्टिवेट हो गया है तो क्या अब टीआरएनए के ऊपर उसको लोड करने की जरूरत होगी उसके रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि ये अमीनो एसिड है, मैंने आपके दिमाग में बता दिया था कि मे बी ये मिथ्योनिन भी तो हो सकता है। तो आपको पता होगा अगर ये मिथ्योनिन होता तो ये किसके ऊपर लोड होता? किस टीआरएनए के ऊपर? उस टीआरएनए के ऊपर जिसके पास एयूजी का एंटीकोडॉन, एयूजी कोडॉन जो एमआरएनए पे है उसका एंटीकोडॉन टीआरएनए पे जो कि क्या हो सकता है? यूएसी, उसके पास जाएगा और उस वो मिथ्योनिन ही तो है, तो अब मिथ्योनिन को लोड करना है भाई हमें उस टीआरएनए पे, तो उसे हम चार्जिंग बोलते हैं टीआरएनए का। तो आप एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे बना था उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया साफ साफ, और अब टीआरएनए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस टीआरएनए लिख दिया केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। बट बात तो मैं यही कह रहा हूं कि वो जो चार्ज अमीनो एसिड है वो अब किस पे जुड़ रहा है? टीआरएनए के एक्सेप्टर आर्म पे। हेल्प कौन कर रहा है? यही एंजाइम, इसी का काम था ना अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, तो यही हेल्प कर रहा है। टीआरएनए पे लोड हुआ, अब जब ये लोड हुआ तो आप मुझे बताओ क्या बना होगा? अमीनो एसाइल मतलब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ा किस पे? टीआरएनए पे। तो टीआरएनए पे जुड़ गया अमीनो एसिड जिसे अमीनो एसाइल बोलते हैं एक्टिवेटेड को, तो अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना। एएमपी का कोई जरूरत नहीं, निकल रिलीज हो गया। एंजाइम की भी अब कोई जरूरत नहीं, रिलीज हो गया। तो बेसिकली इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, बट आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन यही किया है कि एक्टिवेशन हुआ अमीनो एसिड का, कैसे? उसे एटीपी लगा, उसने कहा मुझे मेरा एंजाइम दो, हमने उसको दे दिया अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम।
मैंने आपको बोला अमीनो एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई अब ये एक्टिवेट हो गया है तो हम उसे अमीनो एसिड न लिख के अमीनो एसाइल लिखते हैं, तो अमीनो एसाइल यहां पे लिख दिया था एएमपी, क्योंकि भाई दो फॉस्फेट अलग हो गए तो एएमपी बचा, और एंजाइम साथ में हेल्प किया था तो इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिए। यही आगे चल के टीआरएनए से जुड़ा तो टीआर चार्ज हो गया आपका टीआरएनए, हेल्प कौन किया? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। और अब हमने इसे बोला अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एएमपी और एंजाइम अब हट गया है। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या है? एक 20 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑफ अमीनो एसिड को लेके खड़े हैं। अब हमारा जो एमआरएनए है उसके पास इंफॉर्मेशन है ट्रिपलेट के फॉर्म में, जैसे हम कोडॉन बोलते हैं। अब वो आएगा और देखेगा अच्छा एयूजी मिथ्योनिन, जीजीजी उसका रिस्पेक्टिव, सीसीसी उसका रिस्पेक्टिव, सीयूसी इसका रिस्पेक्टिव, जब तक कि वो स्टॉप कोड। अब आपको पता होना चाहिए ना कि भाई प्रोटीन की सिंथेसिस ऐसा तो है नहीं कि एमआरएनए पे जिंदगी भर चलता रहेगा। तो इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, जैसे स्टार्ट करने के लिए एयूजी था स्टार्ट कोडॉन, ऐसे ही स्टॉप करने के लिए 3 कोडॉन होते हैं जिन्हें नॉनसेंस कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। वो है आपका यूएए, यूएजी, यूजीए, ठीक है। ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं और जब ये एमआरएनए में दिख जाते हैं तो वहां पे कोई टीआरएनए उसके लिए, किसी भी टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन नहीं होता। तो आप मुझे बताओ, अगर इन तीनों के लिए किसी टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन नहीं है तो क्या अब अमीनो एसिड आएगा? वहां पे नहीं आएगा। तो वहां पे रिलीजिंग फैक्टर, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, वो आता है और टर्मिनेशन कर देता है ट्रांसलेशन प्रोसेस का। तो अब हम ट्रांसलेशन जब पढ़ाया जाता है तो ये दोनों स्टेप गायब कर दिए जाते हैं। बट मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे बताया कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आएगा, इसलिए मैंने ये दोनों स्टेप आपको समझाए हैं। अब जो तीसरा स्टेप है उसके 3 सब स्टेप हैं, घबराइएगा नहीं कि अब देखो स्टेप के भी सब स्टेप बता रहे हैं, बट वो वही है ना, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। भाई इनिशिएट तो करो ट्रांसलेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इनिशिएट करो, और इनिशिएट करने के बाद उसे चेन का फॉर्मेशन करो जो कि इलॉन्गेशन, और जब स्टॉप कोडॉन दिखेगा तो टर्मिनेशन भी तो होगा, तो वही टर्मिनेशन, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप पढ़ने चल रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने डिस्कस कर लिया था कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो गया है और वो अमीनो एसिड अपने रिस्पेक्टिव टीआरएनए पे लोड हो गए हैं। अब लास्ट स्टेप है हमारा सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और मैंने बोला था कि सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का भी 3 सब स्टेप है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे हैं इनिशिएशन, और इस इनिशिएशन स्टेप में रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है? तो देखो आपको एमआरएनए, तो भाई एमआरएनए पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन है तो वो चाहिए होगा, तो एमआरएनए आपका। दूसरा चार्ज्ड टीआरएनए, अगर एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन है तो उसको रीड कौन करेगा, रिकॉग्नाइज कौन करेगा? अपने एंटी कोडॉन लूप से टीआरएनए, और उसी के रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स लेके आएगा, तो चार्ज्ड टीआरएनए की भी जरूरत है। 30S और 50S राइबोसोम, हमने अभी तक सेल बायोलॉजी में पढ़ रखा है कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। अब कैसे होती है यही चीज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो हमने तो ये बोल दिया कि इनिशिएशन स्टेप में भी 30S और 50S राइबोसोम की जरूरत होगी। फिर हम लोगों ने बोला जीटीपी और मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत होगी। क्या होगी, कैसे होगा, अभी हम देख लेंगे। साथ में इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, इन तीनों की भी जरूरत होगी इनिशिएशन में। कैसे, क्या, कौन सा इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी इनिशिएशन फैक्टर्स हैं ये भी प्रोटीन ही है, ठीक। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन आपके सामने कोट करने चल रहा हूं, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला था कि लार्जर सब यूनिट से कौन जुड़ता है? टीआरएनए, आपको याद है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोला था आपसे कि टीआरएनए का टी साइज सी लूप और लार्जर सब यूनिट का 5S rRNA, ये दोनों हेल्प करते हैं जुड़ने में, ये बात भी आपको याद है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बोला था कि mRNA कौन जोड़ेगा अपने साथ? स्मॉलर सब यूनिट। फिर मैंने बोला था वहां पे कि जो स्मॉलर सब यूनिट के पास राइबोसोम के 16S rRNA है और mRNA जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि वहां पे एक चीज और होती है जो मैं आपको बताऊंगा। अब वो इनिशिएशन में ही, जब प्रोकैरियोट्स के केस में बात की जाए तो
ये आपको दिख रहा होगा AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन के जस्ट पहले आपको यहां पे कुछ सीक्वेंस दिख रहा होगा, AGGU। इसे बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस बोलते हैं इसे, ठीक है। क्यों बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शाइन डेलगार्नो, इन्होंने ही इस सीक्वेंस को जो है रिकॉग्नाइज किया था, सबसे पहले बताया था, इसलिए सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। अगर आप एक बात बताओ, अगर एक सीक्वेंस है, ठीक है, अब ये mRNA पे है, तो जो 16S rRNA है स्मॉलर सब यूनिट का, उसके पास होता है एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आप खुद बताओ। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यहां पे ए के साथ टी आता है, बट आरएनए की बात है तो यू होगा, यू सी सी यू सी सी और ए। ये किसके पास होता है? ये होता है स्मॉलर सब यूनिट के पास, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट मैंने यहां पे बनाया है, और स्मॉलर सब यूनिट के पास कौन है? 16S rRNA। ये कौन होगा स्मॉलर सब यूनिट के पास? 16S rRNA है। और इस 16S rRNA के पास इसका क्या है? mRNA का जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। और आपको पता होगा जेनेटिक्स में क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, जब भी हम पढ़ते हैं हमें पता है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिलते हैं तो आपस में बेस पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस तरीके से स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है mRNA विद द हेल्प ऑफ शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस ऑफ mRNA एंड एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आई तो अब हमने mRNA से स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को जोड़ दिया है, जो कि है 30S टाइप का। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अब इनिशिएशन कराना है, इट मींस जो पहला अमीनो एसिड है स्टार्ट कोडॉन के पास, स्टार्ट कोडॉन वाला, वो हमें क्या करना होगा? वो अब हमें लाना होगा उस वाले टीआरएनए को लाना होगा, और वो टीआरएनए अगर लेके आ गया अपना अमीनो एसिड तो हमारा इनिशिएशन हो जाएगा ट्रांसलेशन का। तो अब आप ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड। तो अब देखिए पहला स्टार्ट कोडॉन क्या है? AUG। तो इस AUG को अभी स्मॉलर सब यूनिट तो जुड़ा है, लार्जर सब यूनिट को मैंने कहीं पे जोड़ा नहीं है, अभी तक लार्जर सब यूनिट नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो ये जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है, इनिशिएशन फैक्टर 2 है, ये हेल्प लेगा किसकी? GTP की, ठीक है। पहला अमीनो एसिड लाने के लिए, या फिर आप कहो पहला टीआरएनए लाने के लिए, क्योंकि अमीनो एसिड है किसके पास? टीआरएनए के पास। तो पहला टीआरएनए या फिर अमीनो एसिड लाने के लिए हेल्प कौन करेगा? देखिए ये आपका मैं मानता हूं ये इस तरीके से मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया। ये आप देखो टीआरएनए का एंटी कोडॉन है लूप, और ये आपका टीआरएनए का बाकी का पोर्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको टी साइसी लूप और DHU लूप नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। बट यहाँ पे मैंने लिख दिया अमीनो एसिड 1, जो कि आपको पता है कौन होगा? प्रोकैरियोट्स के केस में N-फॉर्माइल मिथ्योनिन और यूकैरियोट्स के केस में मिथ्योनिन, ठीक है। ये क्या है? इसके पास क्या होगा? एंटीकोडॉन UAC। UAC से इसने पहचान लिया किसको? AUG को। AUG को पहचाना, लेकिन इसको लेके कौन आया? इसकी हेल्प किसने की? IF2, इनिशिएशन फैक्टर 2 ने, और GTP ने इस प्रोसेस में एनर्जी दिया। तो फिर आपको लग रहा होगा कि भाई ये सब तो ठीक है, फिर ये इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 3 का क्या काम है? तो देखो इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम है, 3 का काम मैं आपको बता रहा हूं। इनिशिएशन फैक्टर 2 का तो आपको काम पता चल गया कि पहला चार्ज टीआरएनए को लाने का काम होता है। देखो अभी लार्जर सब यूनिट जुड़ा नहीं है, तो उसको जोड़ने से कोई रोक रहा होगा, ठीक है। अब उसको रोकता कौन है? आपका इनिशिएशन फैक्टर 3। वो क्या करता है? जो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट का ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, ठीक है, यहां पे आके बैठ जाता है। इसको यहां पे होता है IF3, इसको रोक के रखता है कि भाई यहां पे किसी भी तरीके से क्या नहीं होना चाहिए? लार्जर सब यूनिट नहीं जुड़ना चाहिए।
ठीक है, हमें समझ में आ गया F3 का काम है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के दोनों को जोड़ने से रोकना। फिर IF2 का क्या काम था, पहले चार्ज टीआरएनए को लाना या फिर पहला अमीनो एसिड लाना। तो IF1 का क्या काम है, IF1 इसके एडजेसेंट, देखिए ये स्टार्ट कोडॉन है, इसका एडजेसेंट कोडॉन कौन सा है, जी, मैंने एग्जांपल ले रखा है। तो जो भी एडजेसेंट कोडॉन होगा इसको ढक के रखता है, कवर करके रखता है कौन, IF1। क्यों, क्योंकि अब देखो अमीनो एसिड पहला तो आ गया, अब दूसरा भी तो आ सकता था, हो सकता है यहां ना आके दूसरा आ जाए। तो इस प्रोसेस को स्पेसिफिक रखने के लिए जो है IF1 एडजेसेंट कोडॉन को ढक के रखता है, जिससे पहला अमीनो एसिड स्टार्ट कोडॉन पे ही आके जुड़ जाए। तो अब आप अगर देख रहे होंगे तो आपको सारा इसमें से सिर्फ आपको 50S राइबोसोम अभी तक नहीं आया है, ठीक है, mRNA तो आ ही चुका, चार्ज टीआरएनए पहला वाला आ चुका, ठीक है। IF2 का फंक्शन आपको पता चला, पहला चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड को लाने का। IF3 का काम आपको पता चला, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को रोक के रखने का। और IF1 का काम पड़ा है, आपको पता चला कि जो एडजेसेंट कोडॉन है उसको ब्लॉक करके रखने का, जिससे और भी कोई चार्ज टीआरएनए आके यहां पे दूसरा अमीनो एसिड लाके ना जोड़ दे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब बचा क्या, अब आपको सिर्फ लाना है लार्जर सब यूनिट को। लार्जर सब यूनिट को कौन लाएगा, मैग्नीशियम आयन की हेल्प से लार्जर सब यूनिट, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, आप समझ लो इस तरीके से। अब क्या होगा, ये IF3 यहां से हट जाएगा, क्योंकि इसका पर्पस क्या था, पहला अमीनो एसिड तो आके यहां पे जुड़ जाए, वो जुड़ चुका है। तो क्या अब IF3 को लार्जर सब यूनिट से जुड़ने के लिए रोकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। तो इसी वजह से जो है IF3 आपका रिलीज हो जाएगा। क्या अब इसको ब्लॉक करने की जरूरत है, क्योंकि पहला तो जुड़ गया है और अब लार्जर सब यूनिट को जोड़ना ही है। तो लार्जर सब यूनिट को जोड़ने में हेल्प करेगा आपका जीटीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन हेल्प करता है लार्जर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट से जोड़ने में, ठीक है। अब कंप्लीटली आपका जो है इनिशिएशन हुआ है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इलोंगेशन और हम समझेंगे कि ये जो लार्जर सब यूनिट है इसके पास 3 साइट्स होते हैं, ठीक है। आपका ई साइट, पी साइट और ए साइट, उनके बारे में हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग इलोंगेशन पढ़ेंगे और फिर टर्मिनेशन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सेकेंड स्टेप है इलोंगेशन, उसको कवर करना है। लेकिन अभी जो मैंने सेटअप आपके लिए बना रखा है, ये इनिशिएशन फैक्टर के बाद जो हुआ था, इनिशिएशन स्टेप के बाद वही वाला है। ये आपका लार्जर सब यूनिट है, मतलब 50S, ये आपका 30S है जो कि आके जुड़ चुका है, और आपका पहला अमीनो एसिड आ गया था। और लास्ट में देखिए, जब पहला अमीनो एसिड आया था तो आपको पता है कि उस समय लार्जर सब यूनिट नहीं था, उसके बाद मैग्नीशियम आयन की हेल्प से लार्जर सब यूनिट भी आ गया था। क्यों, क्योंकि यहां से IF3 हट गया था और अब यहां से IF1 भी हट गया था, ठीक है। और अब IF2 का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि पहला ही अमीनो एसिड या पहला चार्ज टीआरएनए को लाने का काम इनिशिएशन फैक्टर 2 का होता है। उसके बाद अब इलोंगेशन, मतलब अब जो नया अमीनो एसिड आएगा उसको लाने का काम होगा EFTU का, ठीक है। EFTU मतलब इलोंगेशन फैक्टर TU, ठीक है। अब इसका नाम है, नाम आपको ध्यान रखना होगा। और 3 तरीके के बेसिकली यहाँ पे इलोंगेशन में भी 3 तरीके के आपके फैक्टर्स होते हैं, EFTU, EFTS और EFG, ठीक है, EFG। EFG का काम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। आप ये समझो, EFTU हमेशा अब चार्ज टीआरएनए या फिर अमीनो एसिड को लाने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ GTP, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ GTP। और इसको रिसाइकल करने का काम किसका होगा, EFTS का। मतलब EFTU जैसे खत्म होगा, मतलब एक बार यूटिलाइज होगा, तो उसको फिर से बनाने का काम EFTS का होगा। तो आसान सा काम है, रिसाइकलिंग ऑफ EFTU इज डन बाय EFTS। EFG का काम होता है ट्रांसलोकेज, इसका नाम होता है, अभी हम समझेंगे ये क्या काम करता है, ठीक है। 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए। अब ये पूरा का पूरा सेटअप अभी इनिशिएशन वाला था। अब हम समझते हैं कि ये पहली बात, लार्जर सब यूनिट के पास 3 साइट क्या है, E, P, A। ई साइट, ई का फुल फॉर्म होता है एग्जिट साइट। देखिए
ये जो चार्ज्ड टीआरएनए है, इतना पोर्शन टीआरएनए का है, राइट, ये एंटीकोडॉन लूप है, ये उसका एक्सेप्टर आर्म है, यहाँ पे अमीनो एसिड है, ये अपना अमीनो एसिड डोनेट करने के बाद इस एग्जिट साइट के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे ये पूरा जो है ना इस तरह आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे आप धागे में मोती की माला अगर ध्यान दो तो मोती को आप अगर राइबोसोम समझो और इसको आगे की तरफ सरकाओ तो एमआरएनए को आप क्या समझो? धागा। तो उसी धागे एमआरएनए पे ये जो राइबोसोम है आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आप खुद सोचो अगर ये यहाँ पे अमीनो एसिड को छोड़ जाए तो एक स्टेप जैसे ही ये इधर की तरफ बढ़ेगा तो क्या ये चीज, ये टीआरएनए यहाँ पे नहीं आ जाएगा? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए अपना अमीनो एसिड डोनेट करने के बाद एग्जिट साइट के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो एग्जिट साइट का काम है अनचार्ज टीआरएनए को बाहर की साइड भेज देना। अनचार्ज मतलब डोनेट करने के बाद अपना अमीनो एसिड। दूसरी बात, पेप्टाइडल साइट वो साइट है जहां पे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड मतलब ग्रोइंग आपका अमीनो एसिड मतलब जितना भी, अब देखिए यहाँ पे अमीनो एसिड 1 आया, अभी कुछ देर बाद आप देखोगे अमीनो एसिड 2 भी होगा, अमीनो एसिड 3 भी होगा, 4 भी होगा। सबसे ऊपर कौन होगा? अमीनो एसिड 1। इसीलिए मैंने इसको अमीनो एसिड 1 लिखा है, ठीक है, समझने के। कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रोइंग चेन में सबसे ऊपर कौन होगा? तो जो सबसे पहले अमीनो एसिड आया था वही सबसे ऊपर होगा, और सबसे नया जो सबसे रिसेंट आया होगा वो सबसे नीचे होगा। और वो किसके साथ जुड़ा होगा? अपने चार्ज टीआरएनए के साथ। तो आप इतना समझो, पेप्टाइडल साइट इसको बोलते हैं, पी साइट को, और यहाँ पे ग्रोइंग चेन होगा, खूब सारा अमीनो एसिड होगा, और एक चार्ज टीआरएनए जो रिसेंट आया वाला है वो वाले के साथ सब जुड़े होंगे। तो पेप्टाइडल साइट पे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है। और आप हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ पहला चार्ज टीआरएनए पेप्टाइडल साइट पे आता है, इसके बाद जितने भी चार्ज टीआरएनए आएंगे किस साइट पे आएंगे? अमीनो एसाइल साइट पे। मतलब नाम से पता चल रहा है अमीनो एसाइल मींस चार्ज टीआरएनए या फिर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स, वो कहां पे आएंगे? हमेशा अमीनो एसाइल साइट पे। और यहां पे इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किसका? पेप्टाइड बॉन्ड का। अभी हम देखेंगे इस चीज को। और क्या होगा? ये ग्रोइंग चेन का फॉर्म वो हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ये चार्ज टीआरएनए जो अपना अमीनो एसिड डोनेट करके यहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इस तरीके से कुछ होने वाला है। अभी जब हम स्टेप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? आपको इतनी बात समझ में आई? तो अब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इनिशिएशन की सारी बातें की हैं कि लार्जर सब यूनिट आया है तो उसके पास 3 साइट है, तो तीनों साइट का क्या काम है, ठीक है? अब मैं एलोंगेशन की बात कर रहा हूं। मैंने बोला 3 चीजें हैं हमारे पास, 3 फैक्टर्स, EFTU, EFTS, EFG। EFG का काम अभी नहीं है। EFTU विद द हेल्प ऑफ किसकी? EFTU विद द हेल्प ऑफ GTP लेके आएगा। इसके एडजेसेंट कौन है? CCC। तो इसका एंटीकोडॉन टीआरएनए पे क्या होना चाहिए? वो ही टीआरएनए आएगा जिसके पास कौन सा एंटीकोडॉन हो? CCC का मतलब GGG वाला एंटीकोडॉन हो, और वो अपना रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड लेके आएगा जिसका नाम होगा अमीनो एसिड 2। अब इसको लाया कौन? इसकी हेल्प कौन की? EFTU ने और GTP ने। इन दोनों ने हेल्प की, यहां पे इसको लेके आ गए। जैसे इसको लेके आए, अब आपको मैंने बोला था कि लार्जर सब यूनिट के पास एक तो था आपका 5SR RNA प्रोकैरियोट्स के केस में, तो उससे तो लार्जर सब यूनिट टीआरएनए को जो है जोड़ा था। अब आप एक बार बताओ, एक चीज मैंने और आपको वहां पे बोली थी, 23SR RNA, जिसका काम मैंने बोला था पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। मतलब जब 2 अमीनो एसिड आ जाएंगे तो इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम होता है 23SR RNA का, मतलब वो एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे बड़े आराम से इसने फॉर्मेशन कर दिया, क्या इसको एटीपी की जरूरत नहीं है? मैं बोल रहा हूं नहीं है। तो आप सोचोगे अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन बिना एनर्जी के, तो देखिए इसको एनर्जी चाहिए, 23SR RNA को भी एनर्जी चाहिए, बट ये क्या करता है, ये जो चार्ज्ड टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है, ये अमीनो एसिड से बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। इस बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, इसको भाई डोनेट करना है ना इस अमीनो एसिड को, तो ये क्या करेगा, खुद जो है ये टीआरएनए और ये अमीनो एसिड, इसके बीच का जो ईस्टर बॉन्ड है इसको ब्रेक कौन कर देगा? 23SR RNA। क्यों? क्योंकि उसका काम है भाई आगे चल के उसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है, तो उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी लेने के लिए इसने
टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में जो कि अभी तक चार्ज था उसे अनचार्ज किया। क्या किया? इसका ईस्टर बॉन्ड तोड़ा। आपको पता होगा केमिस्ट्री में जब भी दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, जब भी दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां पे एनर्जी यूटिलाइज होती है। यहाँ पे क्योंकि पहले बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और फिर पेप्टाइड बॉन्ड कौन बना रहा है? वही जिसने तोड़ा 23 RNA ने। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसी एनर्जी को यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया, तो इसने एटीपी नहीं लिया। क्या आपको ये बात समझ में आई कि इसने चार्ज टीआरएनए जो कि अमीनो एसिड लेके रखा है, इन दोनों के बीच में है ईस्टर बॉन्ड। 23SR RNA इस टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, उससे रिलीज होगी एनर्जी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा दूसरे अमीनो एसिड से बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। और अब आप बताओ क्या ये फ्री हो गया? जो टीआरएनए था, जो चार्ज टीआरएनए था, क्या अभी फ्री हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब इसको कहां जाना है? एग्जिट साइड से बाहर। बट ये ऐसे तो नहीं जाएगा ना अपने मन से, तो क्योंकि अब अगला कौन है? जी। ये भी तो है भाई, यहां तक तो हम लोगों ने कोड कर दिया, बट एमआरएनए पे अगला कोडॉन है जी। तो क्या करेगा? EFG जो है, मैंने इसे बोला था ट्रांसलोकेज, ठीक है। EFG जो है विद द हेल्प ऑफ GTP ये एनर्जी लेगा और इस पूरे राइबोसोम को एक स्टेप आगे कर देगा। अब एक स्टेप अगर आगे करेगा तो आप बताओ, ये जो चार्ज टीआरएनए था पहले, जिसका अब ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गया है और ये खाली अमीनो एसिड इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, तो ये किस पे चला जाएगा? एग्जिट साइड पे, जो कि मैं अभी आपके लिए फिगर बनाऊंगा। बट अभी आप मतलब थोड़ा सा इमेजिन करो इस चीज को कि जो अब अनचार्ज टीआरएनए है ये एग्जिट साइड पे आ गया, और ये जो अमीनो एसिड 2 वाला, मतलब अभी तो ये अमीनो एसिड अपने ऊपर रखा है ना टीआरएनए, तो ये कहां पे आ जाएगा? पेप्टाइडल साइड पे। और ये अमीनो एसिड साइड किसके पास आ जाएगा? जी के पास, ठीक है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ EFG एंड GTP ट्रांसलोकेशन हो रहा है पूरे राइबोसोम का, और उसकी वजह से जी अमीनो एसाइल साइड पे आ गया, पी साइड पे पेप्टाइडल साइड पे कौन आ गया? ये अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड 1 विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ये जुड़े हैं। यहाँ पे इसके पास, मैंने बोला था हमेशा रिसेंट जो टीआरएनए होगा वो होगा उसके पास, तो पेप्टाइडल साइड पे अब रिसेंट वाला जला गया होगा, और ये अनचार्ज यानी कि टीआरएनए किसके पास चला गया है? एग्जिट साइड पे। अब फिगर मैं आपके लिए बना रहा हूं तो आपको और अच्छे से विजुअलाइज होगा ये चीज। हम लोगों ने बात किया था कि EFG जो कि ट्रांसलोकेज एंजाइम है, विद द हेल्प ऑफ GTP क्या होगा? ये एक स्टेप आगे जाएगा। तो जैसे ही एक स्टेप आगे गया, मैंने बोला था एग्जिट साइड पे जो अमीनो एसिड 1 को लेके आया था, मतलब जिसके पास AUG का एंटीकोडॉन था, अब वो किस पे चला गया? टीआरएनए किस पे चला गया? एग्जिट साइड पे, और ये बाहर चला जाएगा। और एक स्टेप हटने पे जो CCC वाला था, जो कि पहले अमीनो एसाइल साइड पे था, वो अब किस पे आ गया? पेप्टाइडल साइड पे। और पेप्टाइडल साइड पे उसका अभी टीआरएनए है, अगर आप ध्यान दो तो उसका टीआरएनए है, और उसके ऊपर ग्रोइंग चेन है पॉलीपेप्टाइड की। इसीलिए मैंने बोला था कि ये पेप्टाइडल साइड जो है, इस पे पॉलीपेप्टाइड की ग्रोइंग चेन होती है, और जो सबसे रिसेंट सबसे लास्ट वाला अमीनो एसिड आया होता है उसका टीआरएनए भी होता है, ठीक। अब फिर से आपको अगला कोडॉन अमीनो एसाइल पे कौन दिख रहा है? जी। तो इसका एंटीकोडॉन कौन लाएगा? EFTU विद द हेल्प ऑफ GTP। EFTU इसका जैसे ही एंटीकोडॉन ढूंढेगा उसे मिलेगा कौन? CCC वाला एंटीकोडॉन लिए हुआ टीआरएनए, और इसने अब फॉर एग्जांपल रखा है अपने पास अमीनो एसिड 3, ठीक है। अब इसको कौन लाया है? EFTU विद द हेल्प ऑफ GTP। और जैसे ही ये खत्म हुआ, इसको रिसाइकल किसने किया? EFTS। और अब ये क्या हुआ? ये यहां पे आ गया। अब फिर से किसका काम आ गया? 23SR RNA ऑफ लार्जर सब यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। वो फिर से क्या करेगा? ये जो अब रिसेंट टीआरएनए है, इसके भी बीच में और इस अमीनो एसिड 2 के बीच में भी तो क्या है? ईस्टर बॉन्ड। इसको ब्रेक करेगा, यहां से एनर्जी रिलीज होगी। जैसे एनर्जी रिलीज होगी उसको ये यूटिलाइज करेगा फॉर्मेशन करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड 3 के साथ। अब क्या होगा? फिर से कौन आएगा? ट्रांसलोकेज एंजाइम EFG।
इसको एक स्टेप आगे करेगा। जैसे इसको एक स्टेप अब आगे करेगा तो आप खुद बोलो, ये जो मतलब टीआरएनए था ये फिर से अनचार्ज हो गया है, और अब ये एक स्टेप फिर से आगे जब गया तो ये अब इस बार एग्जिट साइड पे चला गया, ये वाला बाहर की तरफ चला गया, तो एग्जिट साइड पे अब ये अनचार्ज टीआरएनए ये वाला यहां चला गया। तो अब आप खुद बताओ, एक स्टेप जैसे मूव किया, अब पेप्टाइडल साइड पे क्या ये अमीनो एसिड 3 भी आ गया? बिल्कुल आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं ग्रोइंग चेन में जितने भी अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं वो आते जा रहे हैं पेप्टाइडल पे, ठीक है। और क्या अमीनो एसिड 3 के साथ ये वाला इसका जो चार्ज टीआरएनए है ये भी आया है? बिल्कुल आया है। और यही अब अगला स्टेप जब होगा, EFTU विद द हेल्प ऑफ GTP अगला अमीनो एसिड लेके आएगा, यानी अगला चार्ज टीआरएनए लेके आएगा, तो उस समय भी ये वाला रिसेंट आपका टीआरएनए हो जाएगा, इसके बीच का एस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से एनर्जी रिलीज होगी और अमीनो एसिड 4 से इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए यूटिलाइज कर दिया जाएगा। ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक कि उसे क्या नहीं दिख जाए, स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA, ये इतने अगर दिखेंगे तब हमारा जाके टर्मिनेशन होगा। तो अब हम लोग लास्ट स्टेप देखते हैं, टर्मिनेशन, ठीक है। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट स्टेप के पास जो कि है टर्मिनेशन। तो देखिए ये वाला प्रोसेस अच्छे से चलता जा रहा था, बार बार क्या हो रहा था कि टीआरएनए जो है पेप्टाइडल साइड पे आके जितना ग्रोइंग चेन होता था वो सब हो जाता था। जैसे ही ट्रांसलोकेज क्या होता था, EFG जो एंजाइम था, सॉरी जो प्रोटीन था, एंजाइम भी बोल सकते हो आप या फैक्टर बोल सकते हो, EFG ट्रांसलोकेज जो फैक्टर था, हर बार जैसे चेन को आगे करता था तो जो भी नया कोडॉन होता था अमीनो एसिड साइड पे आता था, और ये राइबोसोम क्या करता था, उसका भाई टीआरएनए को, रिस्पेक्टिव टीआरएनए को ले आता था। कौन लाता था? EFTU विद द हेल्प ऑफ GTP। ये सारा प्रोसेस होता जा रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ट्रांसलोकेज इस बार लेके आया तो यहां पे अमीनो एसिड साइड पे कौन दिख गया? UAA, जो कि है एक स्टॉप कोडॉन। राइबोसोम ने जैसे इसको देखा, सॉरी यहां पे मैंने स्मॉलर सब यूनिट नहीं बनाया, जैसे ही राइबोसोम ने देखा कि भाई यहां पे अब कुछ नहीं, यहां पे तो UAA यानी कि UAA हो सकता था, UAG हो सकता था, UGA कुछ भी हो सकता था। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे UAA जो कि एक स्टॉप कोडॉन है ले रखा है। जैसे इसने देखा कि यहाँ पे अब ये है, इसके लिए तो कोई रिस्पेक्टिव आपका टीआरएनए है ही नहीं, क्योंकि किसी के भी एंटी कोडॉन पे इसका जो है टीआरएनए के किसी भी एंटी कोडॉन पे इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं है, तो कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे नहीं आएगा। तो इससे पता किसको चला? रिलीजिंग फैक्टर्स को। अब देखिए रिलीजिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के यहाँ पे भी होते हैं, RF1 रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 एंड रिलीजिंग फैक्टर 3, और GTP भी हेल्प लेगा यहाँ पे ये टर्मिनेशन प्रोसेस कराने के लिए। तो देखिए टर्मिनेशन जब होता है, जैसे यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आया, इसे पता चल गया कि अब कोई भी अमीनो एसिड नहीं आना है, इस प्रोसेस को, इस प्रोटीन सिंथेसिस को बंद करना है। तो उस केस में या तो RF1, RF3 और GTP मिलके टर्मिनेशन प्रोसेस कराएंगे, या तो RF2, RF3 और GTP मिलके प्रोसेस को करा सकते हैं। मैंने ये बोला RF1 और RF2 ऑप्शनल है, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो टर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन RF3 कॉमन है, इस ये होना ही चाहिए, और GTP की हेल्प भी लेनी होगी। अब आप सोच रहे होगे फिर होगा क्या? कुछ नहीं होगा। ये जो अब देखो यहाँ पे भी ये लास्ट वाला आपका अमीनो एसिड था, तो लास्ट वाले अमीनो एसिड के पास अभी इसका टीआरएनए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईस्टर बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ये RF1, RF3 या GTP, या फिर RF2, RF3 या GTP, ये क्या करेंगे, ईस्टर बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, लार्जर सब यूनिट को अलग कर देंगे, स्मॉलर सब यूनिट को अलग कर देंगे, mRNA को अलग कर देंगे। बेसिकली पूरा जो है प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, और ये आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने तो 3 ही अमीनो एसिड का बनाया है, ऐसे बहुत सारे जो मतलब अमीनो एसिड का एक आपका पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन आपका बनके रेडी हो जाएगा, जो आपकी बॉडी में आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में, चाहे यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ा है, तो उसके अंदर कोई भी बायो प्रोसेस जो भी होगा इंपॉर्टेंट, उसको क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। इस तरीके से हमारा जीन एक्सप्रेशन का जो सेकेंड स्टेप और लास्ट स्टेप होता है वो कंप्लीट होता है। ये है मैकेनिज्म ऑफ
ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। आई होप आपको